जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा उसका बेसिक इतिहास क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसका पूरा डायमेंशन बैकग्राउंड को हम लोग समझा दिए हैं। अब हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे कि भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 है, इन सारे चीज को जो है हम लोग एक एक करके समझते हैं। दोस्तों अब हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है, हमारे संविधान के जो 22 भाग है, उन 22 भाग में भाग 3 में हम लोग का क्या है, मूल अधिकार की चर्चा है। अब मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, बेसिक प्रश्न यहाँ से आएंगे कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार को जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब जो है मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत के संविधान के जो मूल अधिकार है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे कि भारत के संविधान जो है उसमें कौन सा भाग में ये मैग्ना कार्टा की चर्चा है, ये भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो है ये काफी बेसिक प्रश्न है, यहाँ से आते हैं। देखिए भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो संविधान बना उस समय ये सबसे प्रचलित, सबसे फेमस, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ये रिटेन डॉक्यूमेंट था। ये कैसा था, लिखित दस्तावेज था, और जो है ये सबसे क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। कार्टा को अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो मैग्ना कार्टा जो है, पहले मैग्ना, दूसरा क्या हो गया, कार्टा। क्योंकि मैग्ना का मतलब होता है, मैग्ना का जो मतलब होता है वो सर्वोच्च होता है, और कार्टा का जो मतलब होता है वो दस्तावेज होता है। दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो गया, सर्वोच्च दस्तावेज, सुप्रीम दस्तावेज। क्या हो गया, एक सर्वोच्च दस्तावेज हो गया। तो ये क्या कहते हैं, ये लिखित दस्तावेज है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत के संविधान के जो भाग 3 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब भारत के जो मौलिक अधिकार को जो है वह राज्य के विरोध प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार को राज्य के विरोध में ये प्रदान किए जाते हैं। अब राज्य क्या है, इसको राज्य के विरोध में क्यों प्रदान करता है, आइए हम लोग इसको भी चर्चा करते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको जो है वो राज्य के विरुद्ध बनाया गया है, राज्य के अगेंस्ट में बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है, आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये मेनली जो डिजाइन किया गया है ये नागरिकों के लिए बनाया गया है। क्योंकि नागरिकों का जो अधिकार है इसको सरकार द्वारा, जो मूल अधिकार जो नागरिकों के लिए, जो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया है, इसमें सरकार उसका हनन ना करे, इसलिए इसको जो है राज्य के विरुद्ध लाया गया। अब आप बोलेंगे कि राज्य क्या है, राज्य ही तो है डायनासोर जो आपके अधिकार को खाना चाहता है। लेकिन सरकार की जो ये है, जो क्या कहते हैं, इसको जो बनाया गया है ये मेनली तो सरकार के विरोध में बनाया गया है। क्या, सरकार के अगेंस्ट में बनाया गया है। अब जो मौलिक अधिकार को राज्य के क्या अगेंस्ट में बनाया गया है, विरोध में बनाया गया है। अब क्या, इसको हम लोग आगे और भी समझेंगे। देखो संविधान प्रारंभ के समय मूल अधिकार 7 प्रकार के थे। हमारे जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था, तो उस समय जो है मूल अधिकार 7 कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के थे। लेकिन अभी वर्तमान में मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। इसके लिए जो संविधान में 44वां संशोधन हुआ, संविधान में 44वां संशोधन हुआ। क्यों, क्योंकि जो हमारा 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। अब जो संपत्ति का अधिकार होगा, अब संपत्ति का अधिकार मान के चले हमारा जमीन है, ठीक है। अब हमारा जमीन से सरकार रेलवे लाइन ये बिछाना चाहती है, रेलवे लाइन बिछाना चाहती है, तो हम जमींदार हैं, हम तो सरकार का विरोध करेंगे कि हमारे खेत में नहीं देंगे हम ये रेलवे लाइन गुजारने, कि हमारा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, हमारा खतरा ये होगा। तो सरकार को तो नुकसान होता, क्योंकि अगर यातायात के लिए अगर रेलवे लाइन नहीं बिछाएगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, कमाई नहीं होगा, ऐसे क्या कहते हैं, आगे काम नहीं होगा। इसलिए जो है इसको जो है मूल अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। इसके लिए जो संविधान में संशोधन किया गया है वो 44वां संशोधन किया, 44वां संशोधन 1978 में किया, और इसको जो है मूल अधिकार से हटा के
कानूनी अधिकार में डाल दिया। अब कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार को जनता नहीं वंचित कर सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार आपका छीन सकता है। इसलिए इसको जो है कानूनी अधिकार में डाल दिया गया और इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 300 का क जोड़ा, 300 क्लॉज ए क। ठीक है। अब वर्तमान में जो है मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। अब ये 6 प्रकार क्या क्या है, इसको हम लोग ग्रुप में सबसे पहले बांट देते हैं। उसके बाद एक एक ग्रुप को हम लोग उठाएंगे और एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। देखिए, अब मौलिक अधिकार का जो ग्रुप है, मौलिक अधिकार का जो अभी वर्तमान में जो प्रकार है, कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार। हमारे हाथ में कितना उंगली दिख रहा है आपको? 6 उंगली। तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। पहला जो है ग्रुप 1 में रखा गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18। अब आर्टिकल 14 में जैसे हम लोग कहते हैं विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे मेल हो या पुरुष हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए क्या है? बराबर है, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 उसको ग्रुप ए में रखे गए हैं। क्या कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है क्या? समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता के अधिकार, इसको ग्रुप ए में रखा गया। आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता के अधिकार है, इसको हम लोग किसमें रखे गए हैं? ग्रुप ए में रखे। अब जो ग्रुप बी है, ग्रुप नंबर 2 है, उसको हम लोग 19 से लेकर 22 में अनुच्छेद रखे। वो जो है कि कौन सा स्वतंत्रता देता है? वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल ग्रुप नंबर जो 2 है, आर्टिकल 19 से जो 22 है, क्या है? फ्रीडम ऑफ राइट्स, स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत सारा, जैसे यूपीएससी का अगर एग्जाम होगा तो उसमें आपको जैसे 1999 का अगर आप प्रश्न लगाएंगे, 2002 का प्रश्न लगाएंगे, 2010 से पहले का अगर प्रश्न लगाएंगे, उसमें आपको सीक्वेंस में ग्रुप को मिलाने बोलेगा कि निम्नलिखित ग्रुप में, निम्नलिखित जो है ये ग्रुप है, इसको आप क्या सीक्वेंस में सजाइए। तो इसीलिए हम लोग इसको सीक्वेंस में सजाए। इसको ऐसे नहीं करना है, इसको जैसे जैसे हम लिखे हैं उसी तरह से आपको याद करना है, उसी तरह से आपको क्या नोट्स बनाना है। देखिए, ग्रुप 3 में हम लोग क्या आर्टिकल जो है 23 और 24। अब 23 और 24 क्या है? अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध है। जैसे आप पर कोई अगर एक्सप्लॉयटेशन करता है, उर्दू में जिसे इस्तेशाल बोलते हैं, अब अगर आपका कोई शोषण करता है, आपका कोई हनन करता है, तो आर्टिकल 23 और जो 24 है वो उसी के विरोध में ये बनाया गया है। वो अगर आपको करेगा तो आप सीधा जाइएगा। अगर मान के चले आर्टिकल 23 और 24 का कोई अगर वायलेंस करता है, ठीक है, अगर कोई इसका विरोध कर रहा है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत पर? आर्टिकल 32 के तहत पर। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? अगर कोई आपका मूल अधिकार का हनन करे, आपका मूल अधिकार से आपको अगर वंचित रखे, या सरकार के विरुद्ध लाया गया है, तो आम जनता कौन होता है मूल अधिकार को हनन करने वाला? जब सरकार नहीं कर सकता है तो आम पब्लिक कौन होता है? अगर आपके मूल अधिकार को अगर कोई हनन कर रहा है, कोई अगर आपको ठेस पहुंचा रहा है, सीधा आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत पर आपको सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। उसी रिट का प्रयोग करते हुए आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालना है और आपके जो है उसके विरोध में कानूनी कार्रवाई होगी। आइए हम लोग इस कड़ी को पहले आगे बढ़ाते हैं। तो भाग ये ग्रुप 4 में हम लोग क्या पढ़े? 25 से लेकर 28 में जो अनुच्छेद है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस क्या है? रिलीजियस राइट है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल जो है 25 से 28 है। अब जो आर्टिकल 29 पहले देख लेते थोड़ा। वीडियो नहीं रुका, इससे पहले जो हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड किए थे ना, तो वीडियो रुक गया था, इसलिए अभी हम लोग देख लिए कि वीडियो कंटिन्यू है कि नहीं। तो आइए पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जो ग्रुप 4 है, तो इसमें तो धार्मिक स्वतंत्रता है, क्या है? रिलीजियस राइट्स है, क्योंकि आर्टिकल जो है 25 से 28 है। जैसे आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसे मुसलमान भाई को टोपी रखने की आजादी है, टोपी पहनने की आजादी है, उसको दाढ़ी छोड़ने की आजादी, मेरा हालांकि मेरा दाढ़ी नहीं है, अभी उगा ही है, जैसे दाढ़ी छोड़ने की आजादी है, टोपी लगाने की आजादी है। हमारे हिंदू भाई को, जो गैर मुस्लिम भाई है, उसको टीका, माथा में टीका लगाने की स्वतंत्रता है। वो किस ग्रुप में है? वो जो है ग्रुप 4 में है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, वो उसी के अंतर्गत आता है। जब हम लोग आर्टिकल 25 से 28 को हम इस डायमेंशन को तोड़ेंगे, तो हम लोग खूब अच्छे तरह से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से केस क्या क्या हुआ है इसमें, सारा चीज को हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिर्फ हमारे लेक्चर को अच्छा से आपको चिल माइंड से सुनना है। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उठाइए आप क्वेश्चन बैंक, सटासट आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तब कमेंट बॉक्स में आके हमको आप उड़न दीजिएगा।
देखिए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं ग्रुप 5 को समझते हैं। ग्रुप 5 में क्या है, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक इसका चर्चा है। अब इसमें क्या है, जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, इसी के लिए जो है शिक्षा और किसके लिए, शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट के बारे में चर्चा है आर्टिकल 29 और 30 में। किसके बारे में, आर्टिकल 29 और 30 में क्या, एजुकेशन और कल्चर के बारे में चर्चा है। इसका मतलब शिक्षा और संस्कृति का स्वतंत्रता जो है, अधिकार जो है, वो ग्रुप 5 में है और आर्टिकल 29 और 30 में है। जो अब मेन आर्टिकल जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, हमारे शरीर का सबसे प्रमुख क्या, रीढ़ की हड्डी है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रीढ़ की हड्डी है। उसी तरह जो संविधान है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अनुच्छेद 32 है। इसको क्या, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसको ही संविधान का आत्मा कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा कहा। अब इस पर भी केस हुआ, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे जब अनुच्छेद 32 को पढ़ाएंगे। इसमें 2-3 तो केस हुआ है, सारे केस को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर देंगे। देखिए आर्टिकल जो 32 है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता है। उपचार का मतलब कुछ नहीं, साधारण मतलब उपचार करना, इलाज करना, ठीक है। अगर आप मान के चलिए बीमार पड़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इलाज करना चाहिए कि नहीं, दवा लेते कि नहीं। अब जो आपका मूल अधिकार का कोई अगर हनन करे तो आप एक प्रकार का मूल अधिकार से आप बीमार पड़ गए, मूल अधिकार आपके अंदर कमी हो गया, तो अब इसका उपचार क्या है, इसका उपचार ही जो है वो अनुच्छेद 32 है। इसी के तहत पर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आपका मूल अधिकार कोई अगर हनन करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मेंडमसन है, उसके बाद अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो है, उसके बाद उत्प्रेषण है, ये सब है कि नहीं। इसी के तहत पर वो रीट जारी करता है। उस रीट को लेकर आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपसे न्याय करता है। तो आशा करता हूँ हम जितना भी अभी बोले सारे के सारी चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या। एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं तुरंत कि फंडामेंटल राइट की जो चर्चा है वो भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो संविधान के जो 22 भाग है, संविधान के जो तीसरा भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। जब हमारा संविधान बना, जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारे संविधान को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1946 में जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, और जो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान जो लागू हुआ, तो उस समय जो है मूल अधिकार था कितना, 7 था। मूल अधिकार कितना था, अभी हमारे हाथ पे कितना उंगली दिख रहा है, 7 उंगली। उस समय मूल अधिकार कितना था, 7 है। लेकिन वो जो 7वां जो मूल अधिकार था वो क्या था, वो क्या, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन बाद में सरकार को टॉर्चर हो रहा था, सरकार को एनजीटी वाले केस कर देते थे, सरकार, जमींदार जो होता है वो दिक्कत कर रहा था। तो इसमें क्या किया, जो संविधान में संशोधन हुआ, वो कौन सा संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ। कब हुआ, 1978 में हुआ। उसका मेन थीम क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको यहां से हटा के उसको जो है कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर देना है। अगर आप किसी भी मान के लिए मूल अधिकार है, अगर आपको मूल अधिकार से ही शिफ्ट करके दूसरे तरह से अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो तो राज्य के विरोध और नहीं रहा। जो राज्य के विरोध में बनाया गया है वो केवल और केवल मूल अधिकार है। लेकिन मूल अधिकार को ही अगर वो डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि आर्टिकल 13 हमारा चिल्ला रहा है, हमारे संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकार को जो ठेस पहुंचे, इसलिए वो चिल्ला रहा था। तो जो है बाद में जो है, जैसे मान के चलिए मेरा खेत है, अब उससे सरकार को जो है रेलवे लाइन बिछाना है, तो अब हम तो जमींदार हैं, हम जाने नहीं देंगे, इसलिए सरकार को काम करने में डिस्टर्ब हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, इसको संशोधन ही कर दिया। संशोधन करके इसको हटा के अनुच्छेद 300 का को में जोड़ दिया गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसको भी आप लोग समझ गए। ये याद रखना है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा संविधान संशोधन के तहत पर जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आशा करता हूँ आप लोग के माइंड में बिल्कुल सेटअप होते जा रहा चीजें। देखिए आप कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितना है, 6 है। अब इस 6 अधिकार को हम लोग कितने, 6 अधिकार है हमारे वर्तमान में, मूल अधिकार कितना है, 6 है। इस 6 का हम लोग फॉर्मेटिंग कर दिए, ग्रुप कर दिए, इस 6 डायमेंशन में हम लोग बांट दिए। अब क्या, ग्रुप ए में क्या है, 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से जो आर्टिकल 22 है वो क्या है, स्वतंत्रता अधिकार है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है।
जो 23 और 24 है वो शोषण के विरोध अधिकार है। जो 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता है। जो आर्टिकल 29 और 30 है ये बेसिकली ये अल्पसंख्यकों के हित, शिक्षा और संस्कृति के बारे में चर्चा है। जो आर्टिकल हमारा 32 है वो संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग आशा करते हो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से इस सारी चीज को आप समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब आर्टिकल 12 को हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये जो पूरे फंडामेंटल राइट्स है इसको जो है वो राज्य के विरोध में लाया गया है, राज्य के विरोध में दिया गया है, राज्य के विरोध में, राज्य के एगेंस्ट में बनाया गया है। इसीलिए हम सबसे पहले अब जो राज्य क्या है, तो राज्य की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है, राज्य को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है, इन सारी चीज को अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राज्य क्या है। जो राज्य जो डायनासोर है, इसमें जो मोदी बैठा हुआ है, इसमें जो अमित शाह है, तो अब क्या है वो एक राज्य है। अब क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं। इससे पिछले क्लास में जो है राज्य के बारे में हम एक डिफिनेशन दिए थे, राज्य को हम एक डिफाइन दिए थे कि राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या है। जैसे हम लोग क्या पढ़े, जैसे भारत है तो भारत के अंदर क्या जनसंख्या है कि नहीं, सॉरी भारत के अंदर क्या है क्षेत्रफल है। रुकिए हम पानी पीते हैं। जैसे राज्य होने के लिए क्या कंडीशन है, 4 जो है मूल तत्व है। क्या क्या, उस राज्य के अंदर क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। जैसे भारत का मान के चलिए उदाहरण के तौर पर, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भौगोलिक रूप से ये भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 130 करोड़ जो है जनसंख्या भी इसमें रहते हैं। तो 2 शर्त तो हो गया। अब भारत में जो है शासन भी है, हमारा देश क्या है पंथ निरपेक्ष भी है, गणराज्य भी है। अब बोलेंगे सर गणराज्य क्या है, गणराज्य का साधारण मतलब ये होता है कि देश का जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, सॉरी जो राष्ट्र का जो हमारे जो नेशन का जो प्रमुख होता है, जो राष्ट्र होता है वो क्या है, उसका वंशानुगत न होके वो क्या हो, उसका इलेक्शन हो, क्या हो इनडायरेक्टली रूप से उसका चुनाव हो, उसी क्या कहते हैं हम लोग गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उसका क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब कैसे होता है, उन सारी चीज को हम लोग भाग 5 जब पढ़ेंगे, जब हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे, बिल्कुल अच्छा उदाहरण देंगे। आर्टिकल 52 क्या है, 53 क्या है, 54 क्या है, 55 क्या है, 56 क्या है, 57 क्या है, 58 क्या है, 59 क्या है, 60 क्या है, 61 क्या है। सारे जो हमारे भाग 5 में जो इतना आर्टिकल है, सारे चीज को मैं एक एक करके खोल के समझाएंगे। पूरा जिसमें केस क्या क्या, केशवानंद भारती केस क्या है, इन सारी चीज को हम लोग अच्छा से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे लेक्चर के साथ जुड़े तो रहिए, मैं आपको इतना अच्छा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि आप देखते रहिएगा। देखिए अब जो स्टेट है वो क्या है, देखिए स्टेट को आपको ऐसे समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अब रटंती विद्या का काम नहीं चलेगा। अब क्या चीजों को कंसेप्चुअल बनाना है, बिल्कुल माइंड में सेटअप करना है, रटना बिल्कुल। जो सबसे नीचे क्या है प्रधान है, इसको हम मिटा सकते हैं, पहले हम मिटा देते हैं राज्य को समझने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सबसे पहले अगर हम राज्य को अगर समझते हैं, ये जो स्टेट को अगर हम समझते हैं, ये स्टेट क्या है, जैसे इस स्टेट के अंतर्गत जो आता है, जो सबसे छोटा हम क्या लेते हैं प्रधान को लेते हैं। अभी प्रधान से लेकर, ये तो लोकल बॉडी है प्रधान, इस प्रधान से लेकर जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं राज्य कहते हैं। अब इसमें भी सोमनाथ का केस हुआ, उसने भी क्या कहा कि इतिहास में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका पूर्व में सरकार के अंदर में वो कब्जा हुआ था, वो भी क्या है राज्य है। इसका मतलब ऐसे हमको समझना है कि राज्य जिसमें सरकार का कंट्रोल हो वो क्या है राज्य है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भारत सरकार और संसद भी क्या है राज्य। ये भारत सरकार जो है वो केंद्र को रिप्रेजेंट करता है, ये भारत सरकार क्या है सेंट्रल है, जो सेंट्रल सरकार होगा वो क्या है राज्य है। अब सेंट्रल सरकार में जो क्या है पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट भी क्या है, पार्लियामेंट भी क्या है राज्य है। इसका मतलब भारत सरकार और संसद भी क्या है वो राज्य है। अब सभी राज्य की सरकार, अब जितने राज्य की जो गवर्नर होता है और उस राज्य में क्या विधानमंडल भी होगा, गवर्नर सरकार है तो विधानमंडल होगा। जैसे बिहार है, बिहार में विधानमंडल है। अब विधानमंडल क्या है, ये घर है, उसके अंदर कितना है 2 कमरा है, 3 कमरा होगा। क्या क्या, जैसे
विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल है। तो विधानमंडल का भी कितना अंग होता है? 3 मंडल होता है, 3 अंग होता है। जिस तरह से हम लोग संसद को पढ़े, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। क्या होते हैं? ये सब सरकार के 3 अंग होते हैं। उसी तरह से यहाँ है राज्य है, राज्य क्या? भारत सरकार और संसद भी क्या है? राज्य का अंग है। सभी राज्य की सरकार और विधानमंडल क्या है? राज्य है। सभी स्थानीय प्राधिकरण क्या हो गया? अथॉरिटीज है जिसमें सरकार की कंट्रोल हो, सभी स्थानीय प्राधिकरण ये भी क्या है? राज्य है। अब राज्यों को हम ऐसे समझते, जो संघ सरकार होगा, संघ सरकार में क्या? उसका गवर्नर होगा कि नहीं? उसमें क्या होगा? संसद होगा, वो भी क्या है? एक राज्य का अंग है। अब जो राज्य सरकार में क्या होगा? राज्य का क्या होगा? सरकार होगा। और उसका विधानमंडल होगा, वो भी राज्य को डिफाइन करता है। ये आपको जो है स्टेट जो हम लिखे है, ये यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब ये सब राज्य आपको समझने हैं। ये राज्य का मतलब जो अपने आप में राज्य हो, ठीक है, जो क्या सरकार पर ये हो। जैसे ये राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार में कौन कौन आते हैं? सरकार आते हैं, विधानमंडल आते हैं। उसी लोकल बॉडीज में, लोकल गवर्नमेंट में क्या आते हैं? पंचायत आते हैं, नगर पंचायत आते हैं, नगर पालिका आते हैं। ये सब क्या राज्य में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि राज्यों को भी आप लोग समझना है, बिल्कुल रटना नहीं, इसको ऐसे समझना है कि सबसे नीचे जो प्रधान बैठा हुआ है और ऊपर जो प्रधानमंत्री है, इन सारी चीज के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। अब इसमें भारत सरकार VS जो है सोमनाथ का एक केस हुआ, उसमें कहा कि राज्य सरकार जिसमें सरकार के धन से कोई भी संस्था अगर चल रहा हो, वो भी क्या है? राज्य है। जैसे मान के चले अब यूपीएससी को अगर हम समझते हैं, यूपीएससी अपने आप में राज्य है कि नहीं? यूपीएससी, तो जी हाँ, बिल्कुल यूपीएससी भी अपने आप में राज्य है, क्योंकि ये अपने से नोटिफिकेशन निकालता है। क्या निकालता है? नोटिफिकेशन निकालता है। यही अपने से नोटिफिकेशन निकालता है, कितना पोस्ट रखना है, ये सारा चीज का एनालिसिस करके वो पोस्ट जारी करता है। ठीक है, ये एग्जाम कब लगा, एग्जाम कब कंडक्ट कराना है उसको, इन सारी चीज जो है इसी के अंडर में है, तो यूपीएससी कराता है। इसका मतलब वो खुद डिसीजन लेने में सक्षम है। सरकार का उसमें जो धन से चलता हो वो क्या है? राज्य है। ऐसे समझना है, बिल्कुल कुछ नहीं, दिमाग इधर उधर बिल्कुल भटकना नहीं है। जो सबसे नीचे बैठा हुआ प्रधान और ऊपर जो है प्रधानमंत्री, इनके बीच की कड़ी को हम लोग राज्य कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर हमारे लेक्चर को पूरा कंटिन्यू किए होंगे तो पूरे बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे। मैं अभी आगे और नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो ये तीसरा मेरा एपिसोड है, अब जो नेक्स्ट एपिसोड मेरा होगा उसमें हम लोग सीधा आर्टिकल 12 को तो आज हम डिफाइन कर दिए। आर्टिकल 13 अल्पीकरण जो है, लगाम। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? लगाम लगाना। जैसे कोई छुट्टा सार है, छुट्टा सार के अंदर तो लगाम नहीं है, वो जाकर कहीं किसी का भी खेत चार लेता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आपके अंदर क्या लगाम होना चाहिए, मुंह में मांस होना चाहिए। वही क्या हो गया? अल्पीकरण। अल्पीकरण को ऐसे हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो हमारे संविधान के मूल अधिकार को क्या इफेक्ट प्रभाव करे। ऐसे संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो क्या मूल अधिकार को प्रभावित करे। वही क्या है? अल्पीकरण है। वो चीज अल्पीकरण की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 13। हम लोग आशा करते हैं बिल्कुल आपको अच्छा सा बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट अच्छा से प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इंडियन पॉलिटी का कोई अगर स्टैंडर्ड बुक अगर फॉलो करते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी और बीपीएससी अदर स्टेट पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है, उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो मेरा सबसे पहले क्या कहना है कि आप पूरे लेक्चर को आप पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट जो आपको बताएंगे वो डायरेक्ट वो आपको बुक में समझ में नहीं आएगा। जो हम इस पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक मैथमेटिक्स है। पॉलिटी क्या है? कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से बिल्ड कर लेते हैं तो चीजों को आपको रटना नहीं है। आप बोलेंगे कि सर आर्टिकल को तो रटना होगा, 1 से लेकर 395 तक के जो आर्टिकल है इसको तो एक एक करके रटना होगा। जी ऐसा नहीं है मेरे भाई, आर्टिकल को देखना होगा। आर्टिकल के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पकड़ना है। बड़े बड़े क्या मान के चले जीनियस लोग क्या कहते हैं कि कंसेप्ट अगर जाल है तो फैक्ट मछली है। कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। अगर आप जाल बिछाएंगे तो जाल में मछली फंसेगा। इसलिए फैक्ट पर आपको ध्यान नहीं देना है, अनुच्छेद पे आपको याद करने की बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। अनुच्छेद के अंदर में जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छा से एक जंजीर की तरह, कड़ी की तरह बिल्कुल पकड़ के रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल अच्छा से एनर्जेटिक होकर आप पढ़िए, अच्छा से चीजों को रिमाइंड कीजिए बेहतरीन ढंग से। जैसे जैसे हम लिखते हैं सेम शॉर्ट नोट बनाइए मेरे साथ, अच्छा से नोट्स बनाइए, उसी नोट्स को बार बार पढ़िए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली जो हम ये कोर्स जो अभी डिजाइन किए हैं, जो अभी हम
आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेनली जो है बीपीएससी को टारगेट करके ये बनाया है। जैसे बिहार टीचिंग से संबंधित जितना भी बिहार का जो बिहार टीचिंग में जो एग्जाम हो रहा है उन सारी चीज की वो सब एग्जाम में भी ये काम दे देगा। जैसे बिहार का जो रियल वो डीवाईएसपी एसडीएम जो बनने का जो एग्जाम होता है उन सब भी उसमें भी ये मेनली उसी के लिए डिजाइन किया हुआ। मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उन सब चीज को भी हम लोग बताएंगे। ये प्रीलिम की दृष्टि से है। आप लोग आशा करता हूँ बिल्कुल वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए कि अब ये आपका भाई भी अब यूट्यूब पर आ गया है। आप वीडियो को बिल्कुल एक दूसरे तक फैलाइए। अगर आप ट्वेल्थ का तैयारी कर रहे हैं या मैट्रिक का है जो आपको ये पढ़ना ही होगा आगे चल के, क्योंकि आपको कंपटीशन के क्षेत्र में आना है। अगर आपका ख्वाब है कि हमको यूपीएससी बीपीएससी देना है, कोई बड़े बड़े अधिकारी बनना है, तो आपको तो इतिहास भूगोल पॉलिटी तो पढ़ना ही होगा। तो अभी से क्यों नहीं हम थोड़ा बहुत मेहनत करना ये करते समय को बर्बाद न करते हुए, क्योंकि आपको मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर कोई भी डिफेक्ट हो रहा हो, समझने में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइपिंग कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ समझने में। मैं आशा करता हूँ उन सब चीजों को अच्छे से रिमूव करके जो है अच्छे से सुधार करके मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन ढंग से बताने की प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे लेक्चर को अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो आपके मोबाइल फोन तक तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद।